धन्यवाद। आपके परिवार का राजनीति के साथ गहरा और लंबा संबंध रहा है। ताऊ देवीलाल से लेकर चौटाला जी तक। आपके जो दादा हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, आपके पिताजी और फिर भाई सब पॉलिटिक्स में रहे हैं। ताऊ देवीलाल से लेकर ओम प्रकाश जी का जो पॉलिटिक्स था और फिर आपके पॉलिटिक्स में इस दौरान जो स्टेट की राजनीति है उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, समय बदला है। मैं हम्म। मानता हूँ राजनीति तो पूरी तौर पर बदल चुकी है। आप ये कहिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जॉइंट पंजाब में चौधरी देवीलाल जी जब पहली बार विधानसभा में गए थे, प्रताप सिंह कैरो जी मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर और अब नायब सैनी जी बाइफरकेटेड पंजाब के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और मैं उनके साथ हूँ, तो शायद नॉर्थ साउथ डिफरेंस है। मगर एक चीज़ है कि आज 4 जनरेशन्स होगी, जन भावनाएं, जन समर्पण में जो चौधरी देवीलाल जी ने रास्ता दिखाया था, शायद हम उसको आज लेकर बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि एक हरियाणा जिसने ये लड़ाई लड़ी थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करो, आज वो हरियाणा 2% आबादी है, क्षेत्रफल भी कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी देश की प्रगति का हर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो। मैं ये मानता हूँ कि वो सपना चौधरी देवीलाल जी का आज भी जिंदा है और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपके कुछ मेमोरीज हैं चौधरी देवीलाल के मेरे साथ? बहुत मेमोरीज हैं। सबसे बड़ी मेमोरी तो ये है, जब मैं सनार में पढ़ता था एंड आई गॉट अ चांस ड्यूरिंग हॉलीडेज टू मीट हिम, तो उन्होंने पहली चीज़ मुझसे पूछी थी, तू कितना पढ़ लिया? तो मैंने कहा, जी मैं तो छठी में हूँ। क्या और पढ़? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमने देखा है कि पढ़ाई बिना कुछ नहीं। और मुझे उस समय नहीं एहसास हुआ, बट ओवर टाइम मैंने उनके फ्रेंड सर्कल या उनके साथ के कलीग्स रहे, या मेरी ग्रैंड मदर हो या और मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, उनसे पूछा कि जो देवीलाल जी पढ़ाई पर एम्फेसिस क्यों रखते थे। कहते जब उनने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और उप प्रधानमंत्री बने, तो उसका एक रीज़न ये भी था कि मैं फॉरेन डेलीगेट से कैसे बात करूँगा। तो शायद उनके अंदर वो टीस थी। और उस वक्त की मीडिया भी यही कहती थी उनके बारे में कि कैसे बात करें, तो मैं आपको वो जो तंज आज, होता था ना। आप तो रिकलेक्ट कर सकते हो, मैं तो 3 साल का था, मैं तो रिकलेक्ट नहीं कर सकता वो दौर। मगर शायद वो एक किस्सा रहा है जो मैंने उनसे सीखा और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई ग्रैंडफादर। उनकी फुट सर्जरी हुई 2005 के अंदर और मेरा आखिरी बोर्ड्स का एग्ज़ाम था, और मैं उनके पास गया, सॉरी अप्रैल 2006 में। पेपर देते ही आई टुक अ फ्लाइट सेम नाइट टू यूएस, और 2 महीने में रहा। और उनने मेरे को कहा कि तू तालीम कहाँ से लेगा? तो उर्दू का शर्त था, मेरे को तो उर्दू का। नाउ यू टॉकिंग अबाउट ओम प्रकाश चौटाला जी। हाँ। तो उनने भी वही चीज़ मेरे को कही, तू तालीम कहाँ से लेगा? मैंने कहा, जी पता नहीं, पता करता हूँ कहाँ मिलती है, ले लूँगा। कहते अरे पढ़ाई कहाँ करेगा, कॉलेज कहाँ जाएगा? मैंने कहा, जी मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो जाएगा, मैं नेशनल्स खेले हुए हैं बास्केटबॉल के भी, टेबल टेनिस के भी। तो उनने मेरे को देख कर कहा, कहते तू यहाँ पढ़, क्या वहाँ रहेगा नारे लगाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। एंड दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज, मगर वो मेरे को छोड़ के वहाँ 2 महीने बाद एडमिशन करा के, और मैं 4 साल वहाँ रहा। कहाँ? मैं कैलिफोर्निया के बेकरफील्ड, एक चंडीगढ़ जैसा शहर है छोटा, तो मैं वहाँ रहा। और वहाँ मेरा एडमिशन आई लाइक द वे यू न्यूयॉर्क, से चंडीगढ़ जैसा शहर है। चंडीगढ़ जैसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा कैल स्टेट में एडमिशन था, बट मेरा यूसीएलए में भी एडमिशन हुआ था, वॉशिंगटन स्टेट सियाटल में भी हुआ था, और न्यूयॉर्क स्टेट में भी। ही वॉज द वन जो कहते थे तू इन बड़े शहरों में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। और उनने मेरे को फिर उनके जो सिर्फ सलाहकार थे उनसे चर्चा करके और बेकरफील्ड ढूंढ कर दिया, और उससे पहले मर्सेट ढूंढ कर दिया जो 80,000 की आबादी का एक शहर था। अच्छा। तो मैंने कहा, जी गांव में तो नहीं पढ़ूंगा। तो उनने फिर उस समय ढूंढा, और चंडीगढ़ जैसा एक शहर था जिसकी आबादी 11 लाख थी, नई बशासत थी, 35 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ मैं 4 साल रहा, और वहाँ एग्रीकल्चर प्रॉन एरिया था, हरियाणा जैसा। अच्छा। वैली के बीच का एरिया था। तो मुझे
बहुत कुछ सीखने को भी मिला, एग्रीकल्चर के बारे में भी। ज़्यादा वहाँ इंडियन पॉपुलेशन भी उस समय नहीं थी, तो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल बना, मगर पढ़ाई पे फोकस था। और 4 साल पढ़ के मैं वापस आया। आने के बाद जब मैंने मास्टर्स जाना था तो ये सजा हुई। बट नाउ आई रियलाइज, अगर मैं उस समय 4 साल वहाँ ना लगाता या 8 साल सनार ना लगाता तो मैं शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जो परफॉर्मेंस दे पाया वो ना कर पाता। You were the youngest parliamentarian. ऑफ यस, Yeah. टिल 2019। हाँ. उसके बाद तो मेरा मिस मुर्मू थी उड़ीसा की, उनने रिकॉर्ड तोड़ा। एंड आई एम कम टू नो कि इस बार तो उससे भी यंग 2 और सांसद आ गए। आई एम हैप्पी। You were 26, है ना? आई वॉज 25 years and 25. 11 months. Okay. But now I think there is a member of parliament who has been elected at 25 years and 3 months. 3 months. Why politics? क्या ये natural course था कि राजनीति में आना नहीं, ही है? कभी भी नहीं था। मैं तो बिजनेस में जाना चाहता था। इनिशियल डेज ऑफ माय लाइफ मैं आर्मी में जाना चाहता था। वो फेजेस आते हैं आदमी के जीवन में। एंड मैंने ग्लोबल मैनेजमेंट के लिए रीजेंस कॉलेज था लंदन में, उसमें एडमिशन भी ले लिया था। मेरा वीज़ा के लिए इंटरव्यू भी हो चुका था यूके एम्बेसी के अंदर। एंड माई फ्लाइट वॉज ऑन 23rd of January। और 16 जनवरी को मेरे पिताजी और दादाजी को अरेस्ट कर लिया गया था। एंड आफ्टर दैट इट वाज अ टोटल 360 टर्न अराउंड। और उस टर्न अराउंड के अंदर मैं ये मानता हूँ कि मेरा जीवन फिर पॉलिटिक्स के लिए समर्पित हो गया। प्रेशर था फैमिली का? नहीं, सिचुएशन थी, पब्लिक सेंटिमेंट्स थे, और उसको देखते हुए ही मुझे लगता है हमने ये रास्ता चुना। मैं राजनीति पे आती हूँ। अगले महीने आपके राज्य में चुनाव हैं। 2024 के जो चुनाव हुए हैं अभी, लोकसभा चुनाव, योर पार्टी गॉट 0.87% ऑफ द वोट शेयर। सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए, फिर भी आप इस चुनाव में यू वांट टू फाइट इन ऑल द सीट्स। ऐसा क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। क्यों? मैं मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब पढ़ता था, टिपिंग पॉइंट। उसमें एक चीज लिखी थी कि चाइनीज में अपॉर्चुनिटी एंड क्राइसिस हैव बोथ सिमिलर अल्फाबेट होते हैं उनके। तो अभी यू आर सीइंग अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस? आई डोंट टेक इट एज अ क्राइसिस नाउ। जो होना था हो गया, जो गुस्सा था वो निकल गया। आई सी इट एज अ अपॉर्चुनिटी नाउ। एंड यस, लास्ट टाइम ऑल्सो वी वर अ किंग मेकर। हमारी चाबी ने विधानसभा का ताला खोला था। आगामी दिनों में भी आप देखिएगा कि जेजेपी विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द स्टेट फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ द। आपने कहा गुस्सा था वो निकल गया, किसका गुस्सा, क्यों गुस्सा? देखिए, 2 तरह का गुस्सा था। गुस्सा था क्योंकि हमारे वर्कर ने मेहनत करी थी पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, नहीं बन पाई। हमारे 10 विधायक आए, उसमें से भी कई हमारी सोच विचारधारा के नहीं थे। और एक गुस्सा जो मैं तो पब्लिकली मानता हूँ मेरी कमी रही, मैं समझ नहीं पाया, फार्मर एजिटेशन का था। हमारा मेजर वोट शेयर फार्मर था, और उस मेजर वोट शेयर की एक डिमांड थी फार्मर एजिटेशन के दौरान कि आई शुड स्टेप डाउन। आई थॉट एंड द पार्टी थॉट कि वी शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट एंड मेक अमेंडमेंट्स, क्योंकि बिल्स जो थे वो केंद्र सरकार के थे। मगर उस सेंटिमेंट्स को हम शायद नहीं समझ पाए, और उसका भुगतान हमें लोकसभा में करना। उस वक्त बहुत से लोग वहाँ उस राज्य में, हरियाणा में, कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि चौधरी देवीलाल का पोता जो है, ही इज स्टैंडिंग विद एन एंटी फार्मर बिल। जब ऐसे आई डू नॉट रिकलेक्ट माई सेल्फ कि मैंने कभी ये स्टेटमेंट दी हो कि आई स्टैंड विद दीज बिल्स, इन द सेंस दैट यू वर स्टैंडिंग विद अ पार्टी which had फॉर brought द in the bill. स्टेट। आई हैड नो से, आई डिड नॉट हैव अ सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरा कोई सांसद नहीं था। मैं पार्लियामेंट में वोट नहीं डाल रहा था। दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, विजेंद्र सिंह सांसद थे, जितने राव इंद्रजीत जी हो, कृष्णपाल गुर्जर हो, ये सांसद थे। मैं तो सांसद नहीं था। मगर आप एक चीज समझिए कि एक ऐसी मूवमेंट बनाई गई जिस मूवमेंट के अंदर दुष्यंत टारगेट बना, अनफेयर टारगेट बना आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि हम कभी तोल सकते हैं कि ये फेयर था, अनफेयर था। मुझे लगता है कि माय एज ऑलवेज मेक्स मी अ टारगेट। क्यों? क्योंकि मैं 35 का हूँ। सबको ये लगता है कि 30-40 years आई विल बी देयर
आई डू स्टेट पॉलिटिक्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स, तो से कहीं ना कहीं उनको अपना पार्टी का, अपने भविष्य का खतरा दिखता। अच्छा, कि आप लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल, अगर मैं मेरी एज मानूं, आपने शुरू ये किया कि आई वाज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, यस आई हैव दैट इन माय एडवांटेज। 2019 में जेजेपी को 14.9% वोट शेयर मिला था एंड 87 सीट्स, जिसमें आप कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसमें से 10 मिले, विच यू जस्ट स्पोक अबाउट। उस वक्त आपको किंग मेकर कहा गया। 2024 तक आते आते जेजेपी का इम्पैक्ट जो इतना कम हुआ, व्हाट इज द मेन रीजन अकॉर्डिंग टू यू कि एक, जैसे आपने कहा फार्मर्स बिल के लिए, was that just the reason कि आपने गलतियां खूब सारी की इसलिए? देखिए, हमने अच्छा बहुत कुछ किया, मगर नोबडी कुड अंडरस्टैंड इन दोज सेंटिमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल दूं, वी आर द ओनली स्टेट जिसने किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, एंड यू कैन लुक थ्रू योर आर्काइव्स। मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जब ये बिल्स आए थे, आई डिड अ पीसी इन चंडीगढ़ एंड सेड कि जिस दिन प्रधानमंत्री या जिस दिन केंद्र सरकार एमएसपी पर आंच डालेगी, मैं उस दिन रिजाइन कर दूंगा। कोई नहीं सोचता। आज के दिन सेंटिमेंट्स जब एक तरफ चल जाते हैं, चौधरी देवीलाल जी की वो कहावत मुझे याद आती है कि समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और मुझे लगता है कि वो सेंटिमेंट्स हैवी हो गए, हमारी बातें सुनी नहीं गई। नहीं तो मैंने देश में पहली बार व्यवस्था बनाई कि फार्मर जो सरकार को क्रॉप बेच के आता है, 2 दिन में पैसा उसके खाते में आए। हम नहीं पहुंचा पाए जनता तक। किसकी गलती थी? अगर आप मैसेजिंग में आपने गलती मैं की। मेरी मानता हूं, मैं क्यों किसी पे आरोप लगाऊं? अगर एज अ पार्टीज लीडर आई कुड नॉट कन्वे माई सेंटिमेंट्स टू द पीपल, मैं मेरी गलती मानूंगा। आपने बीजेपी से बात की थी उस वक्त एमएसपी को लेकर, या फिर मैं प्रधानमंत्री फार्मर्स? जी से मिलके आया था, ही अश्योर्ड मी एमएसपी विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज। और हमने हरियाणा में, उस समय तो शायद किसान आंदोलन पे तो 9 ही फसलें खरीदी जाती थी, हमने 14 फसलें कर कर दिखाई। फिर भी बारी बारी हरियाणा टारगेट बना। पंजाब में सूरजमुखी 3200 बिकी, हम 4800 खरीद रहे हैं, फिर भी एजिटेशन हरियाणा में बना। क्यों एजिटेशन वहां क्यों हुआ? आप कोई साजिश मानते हैं? नहीं, उस वक्त एपिसेंटर बन अमरिंदर गया ना। सिंह जी आप जो थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। शायद ही आप अलाउड देम टू कम नहीं, आप अक्रॉस द बॉर्डर। फार्मर एजिटेशन नॉर्थ इंडिया के जितने हुए हैं, उसका हरियाणा एपिसेंटर रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन द बेस। 1974-5 की बात होगी, अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो आपको मिलेगा। चरण सिंह के टाइम की आप कह रहे उससे पहले की चौधरी देवीलाल जी 74 का राज्यसभा का चुनाव हार गए थे, तो एक मूवमेंट शुरू हुई कि फार्मर एजिटेशन करना है। तो ये जितने पंजाब के उस समय के लोंगोवाल जी और जथेदार जी वगैरह नेता होते थे, बादल साहब, ये सब चौधरी देवीलाल के पास है। चौधरी देवीलाल ने मना कर दिया, मैं नहीं करता। उसके बाद यूपी के चौधरी चरण सिंह जी, ये सत्यपाल मलिक जी हैं, ये शायद चरण सिंह जी की पार्टी में होया करते थे, कहाँ होया करते थे, ये सारे चौधरी देवीलाल जी के पास है। उनने फिर मना कर दिया, फिर सारे इकट्ठे हुए और चौधरी देवीलाल को लीडरशिप दी। चौधरी देवीलाल जी ने, जो हमने सुना है, अपने हाथ में क्लस्टर लेकर खुद पीट पीट कर करनाल में किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी। और वो किसान आंदोलन ऐसा बना था जिसने पूरे इंडिया के फार्मर्स को अवेक किया, और उसका नतीजा था कि 77 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी। चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जब नारा दिया गया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, शायद उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष ने, और चुनाव करा दिए गए थे, इमरजेंसी लग गई थी और कई वाक़ये हुए थे, और उसका नतीजा ये था कि इंदिरा गांधी भी हारी थी, बहुगुणा जी भी हारे थे, हमारे वीरेंद्र जी भी हारे थे, कई ऐसे नेता थे उस समय के जो कांग्रेस के स्टॉलवर्ड्स कहते थे, सब चुनाव हार गए थे। तो कई बार किसान आंदोलन ऐसी चीज बन जाती है जो हिस्टोरिकल डाटा भी बताता है कि फिर सेंटिमेंट्स आर ऑलवेज अगेंस्ट। तो इस बार जो किसान आंदोलन बना, उस आंदोलन का जो खामियाजा है वो चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी को पड़ा, उनको बिल्कुल पड़ा निभाया। है। हाँ, मैं तो मानता हूँ, जनता की आशा मेरे से बहुत थी, और उस आशा पे शायद मैं ना खरा उतर पाया। क्या जो पार्टी टूटी थी, आईएनएलडी और आपकी पार्टी,
क्या वो जो दरारें पड़ी, वो जो पार्टी टूटी, उसकी वजह से भी दिक्कत आई? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर दरारों की वजह से होती तो शायद 2019 में भी ये रिजल्ट आना था।